Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be continuing our chapter second of your NIOS इकोनॉमिक्स की बुक का क्लास 12th का, ठीक है। चैप्टर 2 हम कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 3 रहने वाला है, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नीड फॉर द प्लानिंग और स्ट्रैटेजी फॉर द प्लानिंग और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और जस्टिफिकेशन के बारे में हम काफ़ी थॉरोली पढ़ने वाले हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट वॉच इट टिल द एंड, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो कि देखिए प्लानिंग की जो है ना, आपने जो है अभी तक प्लानिंग के बारे में लाइक इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ठीक है, वो चीज़ पढ़ ली आपने। एंड यू हैव ऑल्सो गोन थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग कि हाँ इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने। देखिए ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल या फिर हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी अगर हमें कोई गोल वगैरह अचीव करना होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी जस्ट formulate objectives and we try to go along with the objectives, ठीक है। so that is why objectives play a crucial role, ठीक है। now if we talk about the need for the planning, so this will be going to be the first topic of this particular video, ठीक है। need strategy और आपका जो है justification और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि आप ऑलरेडी प्लानिंग के बारे में जानते हैं कि प्लानिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब आप 9th क्लास में होते हैं, व्हेन यू आर परस्यूइंग योर 9th क्लास देन और 10th क्लास में, ठीक है, देन क्या होता है कि यू वुड बी हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ डायलेमास, ठीक है, कि हाँ कि मुझे ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है 10th के बाद और ये चीज़ लेनी है, ठीक है। आई विल परस्यू दिस काइंड ऑफ करियर इन माई फ्यूचर लाइफ एंड आई विल टेक अप द साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, और आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट और आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ जोग्राफर, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है आपके दिमाग में चलती हैं व्हेन यू आर इन 9th और 10th क्लास, ठीक है। सो यू रिक्वायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम certain planning. That is why this planning which you will do here at this point of time will work for your future, ठीक है, will help you in your future कि हमें या फिर आपको क्या लेना देना। मेरा तो खैर हो गया है, ठीक है, कि आपको लेना क्या है, साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेनी है। फिर आप उसके अनुसार स्ट्रैटेजी बनाते हो कि हाँ आई नीड टू फैच सर्टेन गुड मार्क्स इन क्लास 10th, सो फॉर दिस आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड आपको करना पड़ेगा। देन आफ्टर फैचिंग गुड मार्क्स देन यू विल गो इन क्लास 11th, ठीक है। अब आपने जब क्लास 11th में कुछ भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ली दैट यू वांटेड टू टेक अप इन योर 9th क्लास, ठीक है, जो आप सोच रहे थे 9th क्लास में लेने के बारे में वो आपने 11th क्लास में ले ली। नाउ यू विल गिव सर्टेन जस्टिफिकेशन लाइक वाई डिड आई choose this particular stream, why did I go for this particular stream, ठीक है। so these justification will justify your decision, ठीक है। so that is why जब आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब आपने 11th क्लास में साइंस क्यों ली, तो आप बता सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन फिजिक्स ऑनर्स, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड जस्टिफिकेशंस, ठीक है। सो नीड है, स्ट्रैटेजी है और जस्टिफिकेशन, दीज 3 थिंग्स विल वर्क टुगेदर, ठीक है। सो दीज जो थिंग्स हैं ये सारी चीज़ें उस समय भी अपनाई गई थी when India was supposing to formulate plans for the future of Indian people, ठीक है। so these all things were there, ठीक है। so आपको समझ में आ गई नीड, स्ट्रेटेजी और जस्टिफिकेशन की। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट और ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली है, तो मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करने वाला हूँ वैसे भी, ठीक है। what is written in your book I will be telling only that, ठीक है। now
नीड फॉर प्लानिंग, ये आपका टॉपिक है, 2.4 वाला टॉपिक है ये, ठीक है, नीड फॉर प्लानिंग। अब मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट नीड फॉर प्लानिंग हैज़ बीन आंसर्ड इन द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, वो सारी चीज़ें जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। सो आई थिंक आपने जब वो क्लास नहीं देखी तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें हमने जब ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हमें पता ही चल गया था कि हाँ प्लानिंग करी क्यों है हमने, ठीक है। वी वांटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, वी वांटेड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, वी वांटेड सम काइंड ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, और वी वांटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वी वांटेड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। सो दीज वर थिंग्स दी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, और बोल सकते हैं हम कि जो टेक्नोलॉजिकल जो इनिशिएटिव हम लेना चाहते थे। सो दोज वर दी ऑब्जेक्टिव्स जो कहीं ना कहीं जिनको रिक्वायरमेंट थी प्लानिंग की, ठीक है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन पिक्चर में लेकर आना, एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन, वैसे तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जो है प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इसीलिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब प्लानिंग की ज़रूरत क्यों हमारे यहाँ पर पॉवर्टी जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इन पर प्लानिंग कर ध्यान देंगे कि हाँ इतने पीरियड में हमें इतनी सारी चीज़ें कवर अप करनी है, ठीक है, इतनी पीरियड में हमें इतना पॉवर्टी ख़त्म करनी है, तो ये कैसे होगी, प्लानिंग के हिसाब से तो होगी। अगर हम हैपहज़र्ड रैंडम वे में कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, सो विल वी बी एबल टू कंप्लीट आवर टास्क, वी विल बी एबल टू फैच एफिशिएंसी इन आवर टास्क, ठीक है, नो। इसीलिए देखिए, जब भी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए 1 महीने बाद है, ठीक है। नाउ यू हैव 25 चैप्टर्स एंड नाउ योर स्ट्रेटजी, यू विल फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजी, यू विल फाइंड आउट कि वेयर आई एम गुड एट एंड वेयर आई हैव नो नॉलेज, ठीक है, नो नॉलेज, ठीक है। अब आप ये भी देखेंगे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो न्यूट्रल, अगर मैं इनको स्किप भी कर दूँ, बट हाँ ये है कि इनमें से अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो जो है ना मैं आसानी से कर ले जाऊँगा, ठीक है। ये तो गुड वाले ऐसे ही हैं कि हाँ अगर आप इन्हें नहीं भी पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन मतलब यूँ ही एक बार पढ़ ले तो ख़त्म, ठीक है। बट हाँ दीज आर द थिंग्स जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यू विल फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। तो आप क्या करेंगे फिर, तो आप जो है ना अपनी जो स्ट्रेटजी उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि 30 दिन बचे हैं मेरे पास और 25 चैप्टर्स हैं। अब इसमें से मान लीजिए 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, एक बार भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देन यू विल डिवोट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ओनली, ठीक है, एटलीस्ट यू हैव टू डिवोट 1 डे हियर, ठीक है। अगर आपने एक दिन भी दे दिया देन इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। बट हाँ देर आर सर्टेन चैप्टर्स लाइक 11 चैप्टर्स देर आर देयर, ठीक है, एंड you have no knowledge about these chapters. Now what you will do, you have to first you have to read these chapters, and after that you have to find out the conceptual understanding, ठीक है, you have to understand the concept given in these chapters. तो ऐसे ही अब ये जो सारी चीज़ें होंगी ना ये डे वाइज होंगी कि हाँ मुझे जो 10 चैप्टर हैं वो एक दिन में कवर अप करने हैं, और ये जो 11 चैप्टर हैं वो जो 5 दिन में कवर करने हैं। देन आई विल रिवाइज ऑल दीज चैप्टर्स, ठीक है। जो बाकी के 4 बचेंगे वो भी आप रिवाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट योर स्ट्रैटेजी एंड यू विल इम्प्लीमेंट दैट, एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन इज रियली नेसेसरी if you are thinking that after formulating your strategy and you are not going to do anything, बस strategy बना देना काम नहीं है। Here what you need to do, you have to implement this strategy regularly, you have to work on your goal, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि आप अपने जो गोल है उस पर पहुंच जाएंगे। नाउ एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि जब आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे यू हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट आर द डिस्ट्रक्शंस व्हिच आर डिस्ट्रक्टिंग यू, because here only you have to find out like these are the distraction which may distract me, which somewhere कहीं ना कहीं हाथ डालेंगे अपने और मुझे अपने काम से भटका देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। फिर आपका कुछ घर का काम भी होगा, ठीक है, खाना वगैरह खाना भी, तो
अकॉर्डिंगली यू विल प्लान योर प्लान, शेड्यूल जो बनाते हैं ना उस हिसाब से आप करेंगे। तो ऐसे ही जो प्लानिंग थी ना उसको भी एफिशिएंट होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, और उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए जो कि एक रिमोट बंदा है ना, लाइक एक कोने में बैठा है इंडिया के, वहाँ पर भी उस तक ये जो प्लानिंग है ना पहुँच जाए। ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे कंट्री में तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो कहीं ना कहीं हटानी थी, तो उसके लिए भी तो प्लानिंग चाहिए थी ना, तो इसलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए प्लानिंग के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? पॉलिसी फॉर्मुलेशन की। ठीक है, अब प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भाई उस पर एक्सटेंसिव डिबेट और डिस्कशन भी चाहिए कि हाँ व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लानिंग एंड व्हाट शुड बी एक्सक्लूडेड और व्हाट शुड बी एक्सट्रैक्टेड इफ द पॉलिसी हैज़ ऑलरेडी बीन फॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यहाँ पर डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अब डेटा कलेक्ट करना होगा कि हाँ अगर पॉवर्टी हटानी है कंट्री में से, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस पर्टिकुलर डिजीज़ ही बोल सकते हैं ना पॉवर्टी के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है एफिशिएंटली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में और उनको बनाने में। लाइक अगर आप मान लीजिए लोग हैं 10, आपने 100 लोगों के हिसाब से प्लान बना दिया तो बेकार है ना, वो रिसोर्सेज जो पैसे वगैरह आप लगाओगे खराब चला जाएगा ना। तो इसीलिए यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट डेटा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी और द प्लानिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, इफ देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी इन अरुणाचल प्रदेश फॉर एग्जांपल, ठीक है एग्जांपल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश में एक्सट्रीम पॉवर्टी चल रही है एंड हियर आर द पीपल जो अफेक्टेड है कहीं ना कहीं फ्लड वगैरह से। देखिए फ्लड तो ऑलरेडी आ रही है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है उस समय पर, तो ये जो फ्लड वगैरह की सिचुएशन है तो यहाँ पर जो ना आसानी से यहाँ पर जो लोग गरीब हैं इनको भी तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनके पास आना चाहिए। तो यहाँ से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पर रिसोर्सेज कम है तो यहाँ पर पहुँचने चाहिए, अगर दिल्ली में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो यहाँ पर उसी हिसाब से रिसोर्सेज का अलोकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये होती है इक्विटी, इसी को बोलते हैं इक्विटी सोशल साइंस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होना चाहिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बेहतर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग इज ऑल्सो नेसेसरी टू अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वेस्ट नहीं हो। अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप जो है ना प्लानिंग कर रहे हो एंड यू आर यू नो अप्लाइंग योर रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर वे ठीक है, टू डू समथिंग टू जस्ट गेट द बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए यू विल वॉन्ट आप चाहोगे ठीक है कि हाँ जो रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो। ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और जो कॉस्ट हो मिनिमम रहे। ठीक है, और जो है हमारे पास जो है जो रिजल्ट निकल कर आए वो ज़्यादा है। ठीक है, अब इन अ सिंपल वे इफ आई से द नीड फॉर प्लानिंग इज एन इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड planning for the implementation of objectives, जो targeted objectives and the reduction of wasteful expenditure। ठीक है, तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दे ही रखी हैं। यू योर सेल्फ कैन अंडरस्टैंड एंड यू योर सेल्फ कैन फॉर्मुलेट अ पर्टिकुलर डेफिनेशन। बाकी डेफिनेशन आपसे पूछनी चाहिए। ट्रू फॉल्स का ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बट हाँ आपके अंदर आपके दिमाग में जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों के रिगार्डिंग, क्योंकि पूरी की पूरी जो आगे वाली इकोनॉमी है ना जब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे देन वी शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर इकोनॉमी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाउ बाय स्ट्रेटजी वी मीन द यूज़ ऑफ करेक्ट अप्रोच मैथड फार्मूला फॉर अचीविंग द टारगेट अंडर प्लानिंग। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, मेथड होने चाहिए, फार्मूले होने चाहिए, ताकि जो हमारे टारगेट है ना उनको अच्छे से अचीव करा जा सके। ठीक है,
अब प्लानिंग में यही सारी चीज़ तो होती है ना कि पहला जो 5 ईयर प्लान, देखिए यहाँ पर 5 ईयर प्लान की बात करी गई है। पहला 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर पर फोकस दिया था, दूसरे ने इंडस्ट्री पर फोकस दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे जब बढ़ते गए हम 5 ईयर प्लान को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो यहीं पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रैटेजी है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि सारे के सारे जो टारगेट्स हैं हमारे वो अचीव हो जाएं, और एक फॉर्मूला होना चाहिए ताकि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों, ठीक है। मेथड होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन की बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं आपको प्लानिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्लानिंग जो है सेकंड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मगर यहाँ पर आप बस यहाँ पर फोकस करिए, मैं आपको प्लानिंग के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लानिंग कमीशन में प्लान क्या क्या थे हमारे, कितना हमने टारगेट रखा था और कितना हमने अचीव करा, ठीक है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एटसेट्रा, the Indian planners adopted the strategy of industrialization in the country in general, establishing the heavy industry and basic industry, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री पर और बेसिक इंडस्ट्री पर उन्होंने फोकस रखा ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और सेल्फ फाइनेंसिंग को अचीव करा जा सके, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इनको लाया जा सके, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्रीकल्चर जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था ना तो उसने एग्रीकल्चर पर फोकस ज़्यादा करा था। अब एग्रीकल्चर ने मान लीजिए उसने अच्छा ग्रोथ दिखाया 5 ईयर प्लान ने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने, बट एग्रीकल्चर वॉज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट फॉर होल द पीपल, ठीक है, होल पीपल, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, लेबरर्स भी थे और अदर भी थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो ना इंडस्ट्री मतलब हमने जो ना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी नहीं करी है, वी डू नॉट हैव इरिगेशन फैसिलिटीज़ दैट मच, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड 5 ईयर प्लान में फिर ये फोकस कराया गया क्यों ना हम हैवी इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्रीज़ पर थोड़ा फोकस दें ताकि जो पीपल हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लेबर है वो और उनके पास काम नहीं है, वो खाली बैठे हैं, तो भाई खाली बैठे हैं तो पॉवर्टी तो बढ़ेगी, भूखे मर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास काम आ जाएगा तो पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो इसीलिए इन दो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन ओवर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन क्राउडिंग ऑफ रूरल एरियाज। बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, मतलब बहुत इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि ओवर डिपेंडेंस हो रहा था एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर में देखिए जब 1 बीघा खेती है, मतलब 1 हेक्टेयर 3 बीघा खेती है, ठीक है, तो मान लीजिए कि जो इस खेती में 4 लोगों की काम करने की क्षमता है, मतलब 4 लोग आसानी से इस खेती को कर सकते हैं और यहाँ पर 10 लोग लग रहे हैं, तो 10 में से 6 लोग तो फालतू के लग रहे हैं ना। अब 6 लोगों को अगर दूसरा काम मिल जाए कोई तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा और इनके पास इनकम भी होगी और वो डिस्पोजेबल इनकम जब ये खर्च करेंगे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को खरीदने में, जैसे कि गाड़ी घोड़ा मोबाइल वगैरह, ठीक है, खाने पीने में, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिवाइव होगी, इकोनॉमी का साइकिल चलने लगेगा। तो इसी तरीके को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हैवी इंडस्ट्रीज़ और बेसिक इंडस्ट्रीज़ का प्रावधान लेकर आया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा था, लैंड ज़्यादा होल्डिंग किसी के पास थी नहीं, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए कहीं ना कहीं सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस दिया गया था, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते थे कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी, चाहे फिर वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर वेल्थ के मामले में, ठीक है। अब एग्रीकल्चर को भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतनी हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये जो इंडस्ट्रीज लगेंगी यहाँ पर मशीनरीज यानी प्रोड्यूस करी जाएंगी, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह, मशीन वगैरह जो खेत को क्या करते हैं, वो जैसे प्लाउशेयर करा करते थे, हल जो करा करते थे, खेत को क्या करते हैं, उसे प्लाउ करते हैं, ठीक है, जोतते हैं, ठीक है। तो जोतने के लिए खेत को तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, मशीनों की वजह से होंगी, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, ठीक है, ताकि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जा सके, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी, ठीक है, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए भी इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उन्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, पंप की ज़रूरत पड़ेगी, मोटर वगैरह जो आज समर्सिबल लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों, थ्रेशिंग वगैरह भी होगी और उसकी इरिगेशन वगैरह भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सब जब हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट करेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा मशीनों का, तभी तो होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसी के लिए
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी देनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक हैवी इंडस्ट्री आर द आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, हैवी केमिकल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल एट्सेट्रा, ठीक है। ये जो है ना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर एल्यूमिनियम स्टील वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, और ये जो है ना एज अ इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनसे फाइनल प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है, इनसे फाइनल प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, और कार के पीछे के जितने भी लोहा वगैरह लगा रहता है तो ये सारी चीज़ें ट्रक वगैरह में लगे थे, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम को तो जब आप एल्युमिनियम की शीट कट कर आएगी उसको डायरेक्टली आप तवे पर तवा समझ के रोटी तो बनाने नहीं लगोगे, उससे भगोना बनेगा, ठीक है, यूटेंसिल्स प्रिपेयर करे जाएंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी तो आपको समझनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटरकनेक्टेड अप्रोच यानी कहते हैं ना कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी यहाँ पर आपको। एवरी economy needs such type of industry because they produce machinery and equipment needed to establish other industries, ठीक है। स्टील कहाँ पर जरूरत पड़ेगी? कार मैन्युफैक्चरिंग में, अदर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एल्यूमिनियम की कहाँ जरूरत पड़ेगी? एरोप्लेन, एविएशन इंडस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पर एरोप्लेन मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि बोइंग है, ठीक है, बोइंग और एक और कंपनी है जो दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हवाई जहाज़ों की, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये, ठीक है। और अदर कंज्यूमर गुड्स को अगर प्रोड्यूस करना है तो भी हमें जो हैवी केमिकल्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। एंड इट शुड बी नोटेड हियर दैट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोल सकते हैं, PSUs, ठीक है, ताकि जो है जो दाम है वो भी सस्ते रहें और जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो भी हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल, बाल्को, भेल और नाल्को ऐसे कुछ जो महारत्ना कंपनीज बोल सकते हैं हम, वो इस्टाब्लिश करी, ठीक है। ये महारत्ना और नवरत्ना और ये जो नवरत्ना और मिनी रत्ना ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आगे आएगा आपकी बुक में तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम सेल बोलते हैं, भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को बोलते हैं इसको, ठीक है, भेल को बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, और नाल को बोलते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। और ये है वही इंडस्ट्री है जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स जो आगे फर्दर अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ होते हैं, जैसे कि जो है आपकी टीन वगैरह, मतलब बर्तन वगैरह बनाने वाली कंपनी हो गई, या फिर कार वगैरह बनाने, ट्रक वगैरह बनाने वाली कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये सारी जगहों पर यहाँ पर यूज़ होते हैं ये, ठीक है। चले आगे, चलिए अब यहाँ पर बेसाइड्स हैवी इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस दिया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ पर, ठीक है। क्यों? ताकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये जो डिफाइन होती हैं इनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर डिफाइन होती हैं, ताकि इनमें जो छोटे छोटे जो गुड्स हैं, टॉयज़ वगैरह हो गए, या फिर कुछ किताबें वगैरह बनने लगी, या फिर पेपर रेडी होने लगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना रेडी हो सकें। और यहाँ पर जो लोकल रिसोर्सेज है ना, यहाँ पर लोकल लेवल पर इनको इस्टेब्लिश कर जो लोकल लेवल पर काम धंधा जो लोगों को मिल सके तो उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इस चीज़ को अपनाया गया था, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। एज सेड अबव हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। द गवर्नमेंट मेड बजटरी प्रोविजन। देखिए हैवी इंडस्ट्रीज़ को फंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने ही पूरा का पूरा प्रावधान दिया था, ठीक है। बजटरी एलोकेशन होना है, लॉस वगैरह होना, तो वो भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही देखा करती थी। मतलब गवर्नमेंट वॉज बियरिंग एवरीथिंग वेदर इट इज़ लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चलते हुए देखिए, जब गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें, तो इन कंपनीज़ में करप्शन होना तो लाजमी है। जब करप्शन होगा तो इनकी एफिशिएंसी पर सवाल उठेगा, इनकी प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठेगा। अब ये सारी चीज़ों को चलते जब इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कहलाएं तो गवर्नमेंट ने क्या करा, भाई साहब देखो बटन तो आप क्रिएट कर ही रहे हो, बजटरी एलोकेशन हम आपको कहाँ से देंगे, ठीक है, इन कंपनीज़ को कहा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि क्यों ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई गई थी। इंडस्ट्रीज थी, सारी चीज़ें आराम से थी, मगर वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही थी, उनके अंदर इनएफिशिएंसी थी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो थी, ठीक है, और वो जो है ना कहीं अप टू द मार्क काम नहीं कर रही थी। सो आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग्स गवर्नमेंट अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक क्यों हम ज़्यादा बर्डन से हैं, क्यों ना हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के दरवाजे खोलें और जो अलग अलग कंपनीज़ हैं उनको भी अपने इंडिया में बुलाया जाए, अपनी कंट्री में बुलाया जाए, और हम भी जो ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई टू जस्ट सेटल डाउन ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इशूज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 एंड दिस इकोनॉमिक पॉलिसी इज कॉल्ड एलपीजी मॉडल, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, liberalization, privatization and globalization. Now we are going to understand what is liberalization, privatization and globalization. Now first you have to understand what is liberalization. Liberal यानी छूट देना, लिबरल बनना, उदार बनना, कि हाँ भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए या फिर अपनी ही कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, नहीं, सबको एक जैसा अपनाया जाएगा। लिबरलाइजेशन मीन्स विड्रॉल ऑफ द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग ऑफ द इंडस्ट्री इन द कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हटाओ और सबको लेकर आओ कि हाँ भाई आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है। लेट्स कहते हैं ना कि चलिए मिलकर जो सब्र के फल को खाते हैं, ठीक है, और चलिए मिलकर, एक कहावत है ना, खाओ और खाने दो, ठीक है, खाओ और खवाओ, ठीक है, हाँ ये खाओ और खवाओ, ठीक है। अब ये जो चीज़ें थी टिल 1991 ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर प्रैक्टिकली अंडर द गवर्नमेंट, इवन दे वर कॉल्ड ऑटोनोमस बॉडीज़। ऑटोनोमस बॉडीज़ है मतलब ऑटोनोमस बॉडीज़ हुआ करती थी, अपने आप फंक्शन करती थी, बट फिर भी उनके अंदर एफिशिएंसी नहीं थी, दे वर नॉट फंक्शनिंग अप टू द मार्क, दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच वर रियली रिक्वायर्ड, ठीक है, विच वर रियली रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेकर आई लिबरलाइजेशन की, ठीक है। देयर वर लॉट ऑफ इंटरवेंशंस बाय द मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मिनिस्ट्रीज के द्वारा क्या करा जाता था, इन्वॉल्वमेंट होता था कि भाई साहब अगर आपको काम करना है तो हमको कुछ चंदा वंदा देना पड़ेगा, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन द पॉलिटिसाइजेशन का मतलब होता है पॉलिटिक्स में नेतागण होते हैं ना उनका द्वारा हस्तक्षेप, और इससे क्या होता था कि जो प्रोफेशनलिज्म है, जो यहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर्स में, ठीक है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अगर कोई हेड है तो वो IAS ऑफिसर होगा या कोई भी हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी पर फिर सवाल उठते थे, ठीक है, और फिर इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती थी। अब इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन को ख़त्म कर दो, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम साइन करा, ठीक है, साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब वो क्या होता है, एक तरीके का पैक्ट साइन हुआ। अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट था पब्लिक सेक्टर का वो तो ऑटोनॉमी दी गई, मगर उसको अकाउंटेबल भी ठहराया गया। अगर कुछ भी होता है तो यू हैव टू बी आंसरेबल, ठीक है, यू हैव टू गिव अस आंसर इफ लॉस इज हैपनिंग इन द कंपनी, ठीक है, company is not making any kind of profit, then you have to answer us that why company is not making, where are the resources going, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या होने लगा कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी फंक्शन कर रही है, देन यू हैव टू मेक ऑल द थिंग्स ट्रांसपेरेंट। इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन यू हैव टू शो वेदर दिस डिसीजन विल बी फ्रूटफुल और नॉट। तो ये सारी चीज़ें कैसे स्टेबलाइज होती हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, चले आगे चलिए। अब अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है लिबरलाइजेशन का, कि उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम को बंद कर दिया। अर्लियर इट वाज बिफोर 1991 कि अगर किसी भी प्राइवेट मेंबर को कंपनी अगर इस्टेब्लिश करनी, इफ़ ही और शी वांट्स टू इस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर फर्म ही हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड फॉर दिस ही हैज़ टू स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। देन ही हैज़ टू वेट फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। बट वहाँ पर फिर इनएफिशिएंसी भी क्रिएट होती थी कि अगर किसी को अपना काम जल्दी करवाना है देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्टार्टेड टेकिंग ब्राइब,
ठीक है, उन्होंने घूस लेना चालू कर दिया। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। अर्लियर इट वॉज मैंडेटरी बट नाउ इट इज़ नॉट। हावेवर परमिशन इज स्टिल रिक्वायर्ड बट ओनली इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, जैसे कि मेडिसिन, डिफेंस और इक्विपमेंट एटसेट्रा। अब तो कोई हो अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो, बट अगर आपकी इंडस्ट्री, if your industry is dealing with medicine, defense equipments etc, so you have to take the permission from the government, but if it is not then it is really not required। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, ये हो गया आपका लिबरलाइजेशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, दी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप समझ में आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। अब हमारी कंट्री जो ना प्राइवेट सेक्टर के लिए, आपको तो पता ही है कि लिबरलाइजेशन से पहले क्या हुआ करता, लाइसेंसिंग राज हुआ करता था। ठीक है, अब उस चीज़ को बंद कर दिया, लाइसेंसिंग राज खत्म कर दिया। ठीक है, तो हमारी कंट्री के जो डोर्स है ना वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल गए। ठीक है, खुल गए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ताकि जो गुड्स की अमाउंट है ना उनको इंक्रीज करा जा सके। और दूसरी चीज़, जो पहले जो सेक्टर खाली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हुआ करते थे, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुल गए। ठीक है, सिंस बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज वर स्ट्रिक्टली अंडर पब्लिक सेक्टर देयर वाज नो रूम फॉर द कंपटीशन। जब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा तो जो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पीट करेंगे। अब जब मानकर चलिए, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। सपोज there are two restaurants A and B, one is offering food, एक प्लेट जो है वो 20 रुपये की जो है ऑफर कर रहा है। वहीं पर पब्लिक सेक्टर, ये मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर है, ये है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट है ये। ठीक है, अब वहीं पर पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या कर रहा था, वो पहले 40 रुपये की, यहाँ पर मोनोपोली थी इसकी। जब प्राइवेट सेक्टर पिक्चर में आ गया तो पब्लिक सेक्टर ने भी इसको 20 कर दिया। अब आप किसके पास जाओगे, जो सही से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि जो अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड कराएगा, वी विल बी सपोर्टिंग दैट ओनली। अब देखिए, जैसे कि जियो के रिचार्जेस महंगे हुए हैं, देन पीपल स्टार्टेड पोर्टिंग आउट फ्रॉम द जियो। ठीक है, और वो अपना जो नंबर है वो BSNL में पोर्ट कराने लगा, और BSNL के नए सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। तो क्यों? क्योंकि जियो ने मोनोपोली क्रिएट कर दी। जियो बिकम द स्ट्रेटेजिक वन एंड ही हैज़ स्टार्टेड डिसाइडिंग व्हाट द मार्केट नीड्स। ठीक है, मार्केट कंट्रोल करने लगा जियो। अब इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में अराउंड 90,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, अलोकेट करे हैं, ताकि जो BSNL है उसको मतलब स्ट्रेंथन करा जा सके। ठीक है, उस कंपनी को स्ट्रेंथन करा जा सके। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को भी पिक्चर में आ गया प्राइवेटाइजेशन के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज डिटीरियोरेटेड ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर कंपनीज। एज अ रिजल्ट ऑफ द कंज्यूमर वर द मेजर लूजर बिकॉज दे डिड नॉट गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डिलीवरी सिस्टम एंड अदर सर्विसेज वर ऑल्सो वेरी पुअर। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलाउ एंड इंक्रीज द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन दीज एरियाज अर्लियर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर ओनली। एज अ रिजल्ट क्या हुआ इन चीज़ का, ये वही है जो मैंने अभी तक आपको बताया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ कि कम्युनिकेशन सेक्टर में लेकर आ गए। ठीक है, एविएशन सेक्टर में आ गए। एयर इंडिया पहले ओनली जो फंक्शनरीज थी, ठीक है, एविएशन सेक्टर के मामले में। नाउ अब आप आकाश देख सकते हैं, इंडिगो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पाइस जेट देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज कहीं ना कहीं फंक्शन कर रही हैं इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स एज वेल। कम्युनिकेशन की बात करें तो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन, पहले एयरसेल, यूनिनॉर वगैरह, MTNL, BSNL वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ हुआ करती थी। बट आफ्टर दी 2014 जियो ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया। जियो ने एक लालच का सिस्टम अप्लाई करा और उसने लालच दिया लोगों को। ठीक है, लालच देने के बाद उसने अपनी जो कमर है वो कसता गया। आज उसके पास तकरीबन 16-17 लाख करोड़ रुपीज़ उसके पास हैं, अंबानी के पास। ठीक है, तो इसीलिए वी आर कंट्रीब्यूटिंग, नहीं वो कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, अगर हम रिचार्ज प्लान खरीद रहे हैं ना तो उसकी जेब जो ना, अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं शायद मैंने आपको, तो उसके पास 1000 जो है करोड़ बन रहे हैं 100 लोगों से। ठीक है, सॉरी 1 करोड़ लोगों से।
1 करोड़ लोगों से बनेंगे क्या? नहीं। कितने लोगों से बनेंगे? चलिए देखता हूँ मैं, अभी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं। सपोज़ 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है। कितनी जीरो होते हैं 1 करोड़ में? कोई बात नहीं, हम 1 करोड़ लिख लेंगे, ठीक है। ये मत समझिए मैं मैथ में वीक हूँ, आई जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी सिंपल, दैट इज़ वाई रिटन 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ लोग हैं, इन्होंने 1 करोड़ एक रिचार्ज करवाया 100 रुपये का, ठीक है। तो 100 रुपये का रिचार्ज कराया तो 1 करोड़ तो वैसे ही हो गए, 100 करोड़ चले गए। 1000 लोग रिचार्ज कर अगर ये 1000 रुपये का रिचार्ज करा लेंगे तो 1000 करोड़ तो वैसे ही चले जाएंगे ठीक है। तो आप खुद देखिए हमारे यहाँ पर जनता कितनी है, 135 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो अंबानी जी तो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट विल बी हैविंग, नथिंग चलिए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, तो उसको डिसइन्वेस्ट करने का काम चालू कर दिया कि उसको डिसइन्वेस्ट कर देते हैं। डिसइन्वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो डिसइन्वेस्ट करना चालू कर दिया, तो यहाँ से क्या होगी, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम हो गई और फिर वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करने लगी। तो उनमें फिर एफिशिएंसी और क्या नाम है, क्वालिटी उनकी बढ़ने लगी कंपनियों की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पहले मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट समझा देता हूँ ना। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना गवर्नमेंट की पूरी शेयर होल्डिंग है 100% की, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ने क्या करा कि इस पब्लिक सेक्टर यूनिट को डिसइन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट हैज सोल्ड आउट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स शेयर, ठीक है। गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने तकरीबन 50% या फिर 51% अपने जो शेयर हैं वो सेल कर दिए। 50% में या फिर 49% में गवर्नमेंट ने खाली जो है क्या करा है, शेयर जो है वो बेच दिए हैं दूसरे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके लिए, उनको, ठीक है। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और उस पैसे को वो कहीं और लगा देगी, किसी और सोशल डेवलपमेंट में। वहीं पर 51% में क्या होगा कि यहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल ना वो दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के हाथ में चला जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट हो जाएगी पूरी की पूरी कंपनी, ठीक है। प्राइवेट हो जाएगी, ये पब्लिक नहीं रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी। गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी ये हो जाएगी। मैनेजमेंट किसके हाथ में हो जाएगा? प्राइवेट के हाथ में हो जाएगा। वो ही अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह, अपने CEO वगैरह सब अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हैं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट में या तो शेयर घटा दिए जाते हैं या फिर वो अपना मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा समझा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। चलिए, अब ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वैश्वीकरण की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा ये अटेम्प्ट करा जाता है कि जो ट्रेड वगैरह है ना वो कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से चलनी चाहिए। यहाँ पर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब फ्लो करती रहती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है। अब हमारी कंट्री जो ना वॉज नॉट ओपन फॉर अदर कंट्रीज, वी वर नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय द WTO, बट when we opened the doors of our economy, ठीक है, so we just adopted certain kind of principles as well, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो इम्प्लीमेंटेड थे, ठीक है। अब ये जो प्लानिंग कमीशन आया था ना, प्लानिंग कमीशन, देखिए 5 ईयर प्लान वगैरह, ये ग्लोबलाइजेशन जब आया था, देखिए इस चीज़ के बारे में जो है ना थोड़ा सा आपको डिटेल में जानना चाहिए, मगर कोई नहीं, मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ थोड़ा बहुत जितना भी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा तो आपकी बुक में अगर लिखा होगा देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल, बट यहाँ पर आप समझ लीजिए 1991 में क्या करा था कि 1991 में हमारी कंट्री जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। हमारे पास जो है ना हमारी जो कंट्री में इम्पोर्ट करी जा रही थी बहुत सारी चीज़ें, आयात हो रहा था, ठीक है, आयात हो रहा था। उस समय पर जो ना हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि हम ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट कर सकें। हमारे पास इतना पैसा था कि हम खाली 2 महीने तक इंपोर्ट को सस्टेन रख सकते हैं। वी वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी, देन वी वेंट टू द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। उसके पास गए हम मतलब हमने गवर्नमेंट गई उस समय पर, देन दे आस्क्ड फॉर द लोन, एंड उसने ये रखा कि भाई साहब हम आपको लोन तो देंगे, आपकी जो इकोनॉमी रिवाइव भी कर जाएगी, बट यू हैव टू ओपन अप द डोर्स ऑफ योर इकोनॉमी सो दैट कि जो आपकी इकोनॉमी है ना फिर मार्केट के हिसाब से, वर्ल्ड की मार्केट के हिसाब से चले, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी ओपन आवर इकोनॉमी एंड वी अडॉप्टेड द
फिनोमिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन 1991। ठीक है, ये बात समझ में, छोटा इन शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पॉलिसी के हिसाब से हमने जो टैरिफ थे दूसरी कंट्री से हम जो इंपोर्ट करते थे उस पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, वो सारी चीज़ें हमने कम कर दी, और हमारी कंट्री में फिर इंपोर्ट होने लगा। फिर हमारी कंट्री कहीं ना कहीं बूस्ट करने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें देखने के लिए मिली। हमारी कंट्री में जो है ना काफ़ी सारी आउटसोर्सिंग कंपनीज, और इसी समय पर हमने जो प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर पर जंप मारी थी। आईटी सर्विस सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्लरिश हुई थी। और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक बैंगलोर है जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, जिसको हम आईटी हब बोलते हैं, आईटी हब। ठीक है, चलिए, तो यहीं से सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हुई थी। अब हमने धीरे धीरे हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी वगैरह भी आने लगी, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करने लगी और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ने लगा, पॉवर्टी एलिवेशन हमने देखने के लिए मिला। तो यहीं से सारी चीज़ें अब फिर अच्छे तरीके से चलने लगी थी। नाउ यू कैन रीड दिस। ठीक है, तो आपका ये जो आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट अचीवमेंट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, तो अचीवमेंट एंड ड्रॉबैक से पहले आपको एक वीडियो आएगी, उसे देख लेना प्लानिंग कमीशन के बारे में। ठीक है, दैट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो चलिए अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।